माई सेल्फ मुकुंद भारद्वाज फ्रॉम डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज के वीडियो में जो कि हम 9th और 10th क्लास के लिए कॉमन वीडियो ले रहे हैं, 9th में जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और 10th में सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी तक इस चैप्टर में हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, लाइक हमने वहां पे देखा था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे हमने देखा था कि केंद्र सरकार में हमारे पास एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है और पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। मेरे पिछले वीडियो में लोकसभा के कंपोजिशन हम देख चुके हैं, राज्यसभा की कंपोजिशन हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट की पावर्स क्या होती हैं और वो क्या क्या फंक्शन करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं सामूहिक तौर पे कॉमनली पार्लियामेंट की पावर एंड फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद वाले वीडियो में हम इंडिविजुअल भी देखेंगे कि पर्टिकुलरली लोकसभा के पास क्या पावर्स होती है एंड पर्टिकुलरली राज्यसभा के पास क्या पावर होती है। आज हम बात कर रहे हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की। ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर आपको पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए कि 70% आंसर आपके पास लोकसभा और राज्यसभा की पावर एंड फंक्शन का भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, गौर कीजिएगा और साथ ही साथ जो कुछ मैंने टेक्स्ट मेरे वीडियो के साथ में शेयर कर रहा हूं आपके साथ, उस टेक्स्ट को भी नोट्स के तौर पे राइट डाउन कर लीजिएगा। वेल, चलिए शुरू करते हैं। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड एम्पल पावर टू द पार्लियामेंट and the major powers of the parliament can be listed as per given view। अब यार मेरे जो वीडियो के नीचे जो आप देख रहे हैं पट्टी, इस पे जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है पॉइंट वाइज हम यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी देर में वो पॉइंट्स बदलेंगे भी, क्योंकि एक साथ अगर मैं डाल दूंगा तो टेक्स्ट बहुत छोटा हो जाता है, फिर आपको लिखने में या समझने में, देखने में उसकी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो हम इसको पॉइंट वाइज लेते हैं। सबसे पहला लेंगे हम यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर की जब बात हो जाती है तो सिंपल सा एक दिमाग में जो चीज आनी चाहिए, टू मेक लॉज, कानून बनाने की पावर। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक विधान को एंटर करने की पावर। तो ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन भी है, टू फॉर्मेशन ऑफ लॉज। क्योंकि देश के हित में जब जब जहां जहां आवश्यकता पड़ती है उस अकॉर्डिंग समय समय पर पार्लियामेंट ने कई तमाम तरह के कानून बनाए हैं। और जो पार्लियामेंट में जो कानून बनाए जाते हैं वो बेसिकली यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बिहाफ पे बनाए जाते हैं, क्योंकि स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को होता है, पार्लियामेंट को नहीं होता। परंतु कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे जिसमें वो तमाम सब्जेक्ट्स आ जाते हैं वो जो कि देश हित के भी हैं और राज्य हित के भी हैं, तो ऐसे मुद्दों पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप होता है, इस वजह से अगर किसी लॉ में आपस में टकराव है या किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो ऐसे केस में जो यूनियन गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट बोर्ड ने जो लॉ बनाया है वो ही एप्लीकेबल होता है या उसको प्रिविलेज दिया जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड इज पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं किसी लॉ में या किसी आर्टिकल में कोई बदलाव करने की अगर गुंजाइश नजर आती है या जरूरत महसूस होती है तो वो अधिकार भी पार्लियामेंट के पास होता है। सो द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर इतना आसान भी नहीं है, वरना तो क्या हो, जो सरकार है वो अपने हिसाब से लॉ में अमेंडमेंट कर ले, तो इसका भी बाकायदा एक प्रोसीजर होता है। इसके लिए पार्लियामेंट को एक रेजोल्यूशन लाना पड़ता है या इसको बिल, एक तरह से इसको बिल के तौर पर समझ सकते हो आप लोग। जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि एक लॉ कैसे बनता है। सबसे पहले एक बिल पेश किया जाता है, वो लोकसभा में उसको 2/3 मेजोरिटी मिलती है, देन राज्यसभा में मेजोरिटी मिलती है, देन आफ्टर वो प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाता है एंड आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स लॉ। तो काफी कुछ सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होता है। अगर किसी भी लॉ में किसी तरह का कोई अमेंडमेंट करना है, कोई बदलाव करना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होता है। उसके लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाता है और उस रेजोल्यूशन को दोनों ही हाउसेस
मीन टू से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उसको पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। 2/3 मेजोरिटी का एक कंडीशन होता है, क्राइटेरिया होता है। अगर दोनों ही सदन से, दोनों हाउसेस से अगर इन्हें परमिशन मिल जाती है या बहुमत मिल जाता है तो उस केस में आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। हाउएवर कुछ रेयर केस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसपे कई दफा स्टेट की भी मंजूरी ली जाती है या स्टेट के पास भी जो लॉ अमेंडमेंट के लिए जो रेजोल्यूशन है या बिल है वो भेजा जाता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर जो बिल होते हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से या पार्लियामेंट के माध्यम से, लोकसभा और राज्यसभा के कॉम्बिनेशन में जहां अगर 2/3 बहुमत मिल गया तो उस सिचुएशन के आधार पे ज्यादातर जो बिल्स होते हैं वो अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फाइनेंशियल पावर। Being the representative of the people, the parliament has full control upon national wealth and until the finance minister doesn't get the annual budget। अब annual budget एक टर्म यहाँ पे आ गया। annual budget का मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो भी सरकार चल रही है उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो शुरुआत में ही फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ही वो एक बजट पेश करता है जिसमें उसको पूरा अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो एक तरह का बैलेंस शीट उसको पेश करना होता है कि हमारी देश में इनकम इतनी हुई है, हमारे एक्सपेंडिचर्स इतने हुए हैं और आने वाले वक्त में हम इन मदों पे या इस डिपार्टमेंट पे इतना पैसा खर्च करने वाले हैं। वहीं पे घोषणा कर दी जाती है लाइक भाई इतने 1000 करोड़ की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एड दी जाएगी ताकि वो सड़कें बना सके, रेलवे को इतना दिया जाएगा, हॉस्पिटल्स के लिए इतना पैसा लगेगा या एजुकेशन पे इतना खर्च होगा। तो पूरा जो ये डायग्राम है, फाइनेंशियल डायग्राम कह सकते हो आप इसे, ये फाइनेंस मिनिस्टर तय करता है और उसके पश्चात लोकसभा के पास, पर्टिकुलरली लोकसभा के पास उसका अधिकार है ये, क्योंकि वहां के जो प्रतिनिधि हैं वो आम जनता के बीच से चुने गए हैं। तो राष्ट्र की जो संपत्ति है, जो पैसा है, जो धन है ट्रेजरी का, उस पर अधिकार लोकसभा का होता है। हालांकि इसको जब हम पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा डिटेल में कि किस तरीके से लोकसभा के पास ही फाइनेंशियल पावर होता है, न कि राज्यसभा के पास। ये थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस भी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फाइनेंशियल पावर यानी देश से जुड़े हुए जितने भी आर्थिक मुद्दे हैं उन पे डिसीजन लेने का जो पावर होता है वो भी पार्लियामेंट के पास होता है। खर्च करने का पावर उनके पास होता है, टैक्स बढ़ाने या घटाने का पावर उनके पास होता है। तो इस तरीके से आर्थिक मसलों पे भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या पावर होता है वो सब पार्लियामेंट के पास होता है। तो इस तरीके से 3 टॉपिक खत्म हुए। 4th इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार को चलना है अगर, तो बहुत सारे तमाम तरह के देश हित में काम भी करने होंगे। देश हित में काम करने होंगे तो न सिर्फ पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो तो चलो फाइनेंस डिपार्टमेंट से आ जाएगा, बट एक बहुत बड़ी टीम की भी जरूरत पड़ेगी, वर्किंग हैंड्स की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। वो एग्जीक्यूटिव भी होंगे तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होंगे, तमाम मंत्री भी होंगे जिन्हें अलग अलग पोर्टफोलियो दिया गया है, अलग अलग मंत्रालय दिए गए हैं। तो कहने का मतलब होता है कि वो लोग जो पार्लियामेंट में जा चुके हैं, सांसद हो चुके हैं, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है, जिस पावर का इस्तेमाल करके वो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स जो भी हैं उनसे काम करवाते हैं, उनसे अच्छे से अच्छा ह्यूमन वेलफेयर में, सिटीजन्स वेलफेयर में काम करवाते हैं। तो एक बार हमने यहाँ पे भी देखी। और कहने का मतलब द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन सेवरल वेज, और कई अलग अलग तरीकों से जो पार्लियामेंट होता है वो अपने अलग अलग भिन्न भिन्न जो उनके मंत्रीगण होते हैं, जिनके अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं या कार्य क्षेत्र होता है, उनको कंट्रोल करने का काम भी इन्हीं के पास होता है। और जो भी नीतियां बनी हैं, जो भी प्लानिंग हुई है देश के विकास के लिए, तो अलग अलग जो पर्सन वहां पे अपॉइंट किए गए हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में, उनके मार्फत वो सारे काम करवाए जाते हैं। नेक्स्ट इज पावर एसोसिएटेड विद इलेक्शन। तो अब चुनाव से संबंधित क्या पावर होती है? तो चुनाव से संबंधित कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं होता। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक बाकायदा इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें तमाम जितने भी सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उन्हीं के पास सिर्फ अधिकार होता है वोट करने का। और उनके अलावा जितनी भी इंडिया की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, चाहे वो स्टेट से आती हो चाहे वो यूनियन टेरिटरीज से आती हो, वहां के जो एमएलएज होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए जो वोटिंग होती है उसके इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्शन से संबंधित भी पावर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के पास होती है। इसी प्रकार वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी जो वोटिंग का अधिकार होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स अर्थात पार्लियामेंट्री मेंबर्स के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होता है। तो हमने इलेक्शन से संबंधित पावर भी देखा। अब हम देखते हैं मिसलेनियस पावर, यानी कि अन्य अदर पावर्स। तो अदर पावर्स के तौर पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ कुछ सब चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा। अब जैसे आपने अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया
पावर एसोसिएटेड विद इलेक्शन में कि जो राष्ट्रपति होते हैं उसके चुनाव में वोट करने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को होता है। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति अगर किसी वजह से कोई मिसकंडक्ट करता है, या हाउएवर ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे इतिहास में, बड़ी कृपा है ईश्वर की इस बारे में, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने का भी प्रावधान संविधान ने दिया हुआ है। उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग हिंदी में कहा जाता है। इम्पीचमेंट याद रखिएगा, इजी रहेगा आपके लिए। तो इम्पीचमेंट इज बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से प्रेसिडेंट को भी अपने पद से हटाया जा सकता है। हाउएवर वो एक पूरा प्रोसीजर होता है जहाँ पे आपको पहले उन्हें एक नोटिस देना होता है। नोटिस के बाद लगभग 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें वो अपना पक्ष रख सकते हैं, और उसके बाद भी अगर उसके बाद इनका बकायदा इलेक्शन, रिपीट इलेक्शन होता है, जिसमें अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स ने जो प्रेसिडेंट है उन्हें खारिज कर दिया या उनके खिलाफ वोट कर दिया, तो ऐसे केस में महाभियोग के माध्यम से, इम्पीचमेंट के माध्यम से जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि न सिर्फ प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी हटाने का एक प्रोसीजर जो होता है, उसमें भी पार्लियामेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उनको भी इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाया जाता है। और सेम प्रोसीजर जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए फॉलो किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए भी फॉलो किया जाता है। परंतु इतना आसान नहीं, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप ऐसे ही नहीं अपने पावर के सुरूर में आप किसी को हटा दो, नहीं, उसके लिए कोई ठोस मजबूत कारण होना चाहिए, तभी जाके आप इस तरह के जो एक्शंस हैं वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे इमरजेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग। इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुछ समय के लिए खत्म करके जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, वो सीधे तौर पर प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है। और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है या पार्लियामेंट की जो बॉडी होती है, ये पूरी तरह से हटा दी जाती है, और जो शासन व्यवस्था है, सत्ता जो है, वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के कंट्रोल में होती है, जिसका शासन या प्रशासन वो किसके माध्यम से करता है, मिलिट्री के तौर पे, मिलिट्री को वहां पे यूज किया जाता है ताकि देश में चाओस होने से बचाया जा सके, झगड़े लड़ाई या दंगे होने से बचाया जा सके, और स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास तमाम अधिकार दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर तो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा भी दी तो विद इन अ मंथ उन्हें तमाम जो उस टाइम तक के जो लास्ट जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था या लास्ट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनसे लोकसभा में और राज्यसभा में उन्हें अनुमति लेनी होगी। साथ ही साथ कोई भी हमारे देश में इमरजेंसी 6 महीने से ज्यादा नहीं लगाई जा सकती, और अगर किसी वजह से लगानी पड़े तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के बाद वापस उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। हालांकि इस तरह की सिचुएशन हमारे देश में कभी नहीं आई है, बहुत खूबसूरती से हमारा लोकतंत्र चलता आ रहा है। एक बार इमरजेंसी जरूर लगी थी, लेकिन उसका दुख तकलीफ आज भी लोगों की जुबान पे, राजनीतिक मंच पे देखने को मिलती है। फिलहाल आपके लिए इतना ही ध्यान रखना काफी है कि ये एक प्रोसीजर है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, एक तरीका है, एक सिस्टम है जो बनाया हुआ है। ना पड़े जरूरत, बहुत अच्छी बात है, आज क्लासरूम में बोल देते हैं हम लोग पढ़ लो नहीं तो पिटोगे, तो पिटने की जरूरत ना पड़े वो ज्यादा बेहतर है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि ऐसी आवश्यकता फिलहाल तो नहीं पड़ी है बहुत लंबे अरसे तक, की 6 महीने से ज्यादा के टाइम तक इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी में अभी तक सिर्फ एक ही बार लगी है, वो भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड के दौरान था जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। खैर, इतिहास में अभी फिलहाल हम नहीं जाएंगे, जब वक्त आएगा तो वहां भी चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, वो मिसलेनियस पावर में इमरजेंसी वाले टॉपिक के साथ मैं यहाँ खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ भी आज पढ़ाया गया समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाते रहिए एंड प्लीज कीप स्टडिंग